यानी 1 साल आगे बढ़ाकर किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है साथियों जारी हो गया है। तो इसके बारे में हम सभी देशों की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, कौन सा देश किस रैंक पर है और क्या है भारत की स्थिति इसमें। तो बात है उस टाइम की जब हुआ था आपका COP यानी COP 26 यानी COP 26 जो हुआ था, उसके माध्यम से साथियों जो है आपका इसका लक्ष्य रखा गया था कि लक्ष्य था कि 2030 तक जो है सभी देश अपने यहाँ जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं साथियों, उनके उत्सर्जन में उनका उत्सर्जन क्या करेंगी, उत्सर्जन को लो करेंगी, कम करेंगी। अपने यहाँ जो उनका उत्सर्जन करते हैं ग्रीन हाउस गैसों का, उस उत्सर्जन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे देश। तो उनमें जो हुआ था समझौता हुआ था। तो इसके लिए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है हर साल जारी किया जाता है कि कौन सा देश जो है कि किस स्तर पर पहुंचा है, उनको रैंकिंग जारी की जाती है कि आप इतने स्थान पर हैं भाई साहब, आप अपने यहाँ जो है ना कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो हर देश का जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है, ये जो है जारी करके उसे दिखाया जाता है कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं, आप अपने जो बताए गए लक्ष्य थे उन पर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप किस स्तर पर हैं। तो इनमें जो है 59 देश हैं। कितने देशों के लिए यह सूची जारी की जाती है, तो 59 देश हैं जो उनके लिए यह सूची जारी की जाती है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, तो इसके तहत जो था हमने बताया कि 2030 तक सभी देशों का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। तो अगर हम इसमें बात करें पहले स्थान की, कौन पहले स्थान पर कौन सा देश है, कौन दूसरे पर, कौन यानी फर्स्ट पर कौन है और सेकंड पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है और फोर्थ पर कौन है। तो जो हम बात करें साथियों, जैसे फर्स्ट स्थान पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट क्लियर, तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं। तो जो पहले स्थान पर साथियों कोई भी देश नहीं है, यानी कोई भी अपने लक्ष्य के अनुसार जो है सही नहीं चल रहा है। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर भी कोई भी देश नहीं है, दूसरा स्थान भी रिक्त है और तीसरा स्थान भी रिक्त है, यानी पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर एक देश है जिसका नाम है, चौथे पर है आपका डेनमार्क। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है। और पाँचवें की बात करें तो पाँचवें पर है स्वीडन। और आपका अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये झंडा दिखाई दे रहा होगा अपने यहाँ का, तो ये है आपका जो इंडिया है, इंडिया जो है आपका 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर भारत जो है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अगर हम बात करें कि जो इसके पहले यानी 2021 में रिपोर्ट आई थी 2022 नाम करके, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो था, उसमें भारत कौन से स्थान पर था, उसमें भारत जो था 9वें स्थान पर था। भारत ने अपनी एक पायदान जो है अपने स्तर को सुधारा है और 8वें स्थान पर आ गया है। तो इसमें साथियों सबसे खराब बात जो है ना, अगर हम बात करें कि सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है, सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे अधिक कौन करते हैं, सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले कौन से देश हैं, तो जो सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले देश हैं उनमें है चाइना। चाइना जो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, चाइना हुआ। और दूसरा जो है दूसरे नंबर पर आपका USA यानी अमेरिका हुआ। ये पूरी दुनिया को अमेरिका जो है ज्ञान बांटता फिरता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर देखिए कैसे ध्यान नहीं देता। अगर हम बात करें 59 देश हैं तो 59वें रैंक जो है कौन पाया है, 59वां रैंक जो है चाइना का है। और अगर हम बात करें 52 रैंक जो है इसका है, ये जो है USA है, ये 52 रैंक है इसकी। यानी ये लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो है आपका चाइना है, चाइना है और 52वें स्थान पर जो है आपका USA है। तो ये जो है अपने आप से जो है कोई भी सुधार नहीं ले आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़े देश हैं, ये सबसे आगे चलते हैं, तो इनकी जो इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है, तो ये लोग उस स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी जो कि ग्रीन हाउस गैसें, यानी अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, यानी ग्रीन यानी जैसे होता ना कि कुछ जहाँ सर्द मौसम होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या करते हैं अपने खेतों के ऊपर जो है
एक तरह से मतलब कवर कर देते हैं। वो लोग जो शीत प्रदेश के लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सभी लोग अपने जो खेती बाड़ी वहाँ पर करते हैं, तो उसको एक तरह से कवर कर देते हैं। और कवर कर देते हैं जैसे सूर्य की जैसे अगर आप लोग कभी किसी गाड़ी वगैरह में, बंद गाड़ी में, जैसे कार वगैरह में बैठे होंगे, तो गर्मी का मौसम हो या हल्का जो धूप निकली हो ठंडी के मौसम में भी, तो अगर आपका शीशा बंद रहेगा, तो जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है ना, सूर्य की जो ऊर्जा होती है अंदर, तो सूर्य का प्रकाश चला जाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो ये एक तरह से क्या होता है, ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो शीत प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं ना, यहाँ पर जो फसलें तैयार की जाती हैं, जैसे यहाँ पर किसी फसल की पैदावार बुआई की गई है, बोई गई है कोई फसल, तो क्या है, ये फसलें शीत यानी ठंडी के कारण पैदा नहीं हो पाएंगे, तो इनके चारों तरफ क्या क्या कर दिया जाता है, खेत को ढक दिया जाता है। तो जैसे सूर्य की रोशनी जो आती है इन पे पड़ती है, तो काफ़ी हद तक जो है इसमें से निकल नहीं पाती, तो उनको क्या होता है, पेड़ पौधों को जो एक तरह से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो जिससे ये पौधे क्या होते हैं, अपने आप को उत मतलब अपना उत्पादन कर लेते हैं, यानी अपनी वृद्धि, अपना विकास कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से जो क्या होता है ना, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी पर कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करते हैं, यानी वायुमंडल में ऊपर चली जाती हैं, और जो हमारे पृथ्वी से जो सूर्य की रोशनी आती है उसको ऊपर दोबारा नहीं जाने देती हैं। तो जैसे जब सूर्य की जो रोशनी आती है ऊपर से, तो हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। हमारी पृथ्वी जो होती है हीट होती है, तो गर्म होती है, लेकिन फिर वो ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, तो जिससे पृथ्वी का तापमान क्या है ना, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ गया है वर्तमान समय में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का अनुमान भी है। तो अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, देखिए जब गर्मी का महीना आता है कहाँ बर्दाश्त होता है, 48 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है, 50 तक चला जा रहा है। तो जब 3 डिग्री बढ़ जाएगा तो बहुत काफ़ी हद तक जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो जारी किया जाता है, कि जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक सभी देश जो है अपनी है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। इनमें जो है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, और जो आपके जलवाष्प होते हैं, ये होते हैं जलवाष्प, और जो आपकी मीथेन गैसें होती हैं, ये सब इत्यादि प्रकार की कई गैसें हैं जो कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है इन देशों को जो है सहमति बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगर हम साथियों इसी में कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर इंडेक्स की बात चल रही है, तो भारत का जो इसमें है रैंक 8वां, आप लोगों ने देखा ही। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में बात करें तो भारत का जो है इसमें कौन सा रैंक मिला है, 132वां रैंक है, 132वें स्थान पर है। अगर पहले पर बात करें तो पहले पर कौन है इसमें, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो उसमें है स्वीडन, स्वीडन है। लेकिन अगर हम बात करें जो जारी करता इसका कौन होता है, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था इस बार, तो इस काफ़ी गहराई से पूछ लेता है। तो जारी करता इसका जो है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ये मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। अगर हम बात करें साथियों, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिसको हमने पढ़ाया भी था अलग से, उसी के लिए क्लास, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में। तो भारत का हंगर इंडेक्स कितना है, को जो है 135वां स्थान मिला हुआ हंगर इंडेक्स में, और नहीं 35वां हमने बोल दिया, सॉरी ये पहले वाला बोल दिया। भारत को जो मिला है 107वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 107वीं रैंक प्राप्त हुई है। और अगर हम वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें साथियों, तो इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत को 135वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने रैंकों के बारे में कुछ चर्चा कर ली। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किया गया है सम्मानित। कौन है कार्लोस सोरा, और क्या होता है सत्यजीत रे अवार्ड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये कार्लोस सोरा, यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो ये है कार्लोस सोरा। तो ये जो कहाँ के हैं साथियों, ये हैं स्पेन के, स्पेन के रहने वाले हैं, जो कि क्या हैं, ये हैं डायरेक्टर
डायरेक्टर वहाँ के फिल्मों के डायरेक्टर और निर्देशक भी हैं। तो डायरेक्टर निर्देशक जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। तो इनको मिला है जो इस बार कौन सा जो है सत्यजीत रे पुरस्कार जो इनको मिला है। यह सत्यजीत रे जो पुरस्कार जो है साथियों, ये भारत के काफ़ी जाने माने जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए बहुत बड़ी एक प्रकार के व्यक्ति थे। तो इनको 1992 में जो सत्यजीत रे हैं, सत्यजीत रे, इनको आप लोगों को पता नहीं होगा, इनको दो 1992 में ही इनको क्या प्राप्त हुआ था, भारत रत्न से इनको नवाजित किया गया था। भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था 1992 में। तो जो सत्यजीत रे हैं, तो सत्यजीत रे जो है भारत के सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में इसे फिल्मों के रूप में जाना जाता है। तो इस बार जो है कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिला हुआ है। अगर हम बात करें साथियों कि इससे जुड़े हुए, जैसे फिल्म जगत से जुड़े हुए अगर भारत रत्न की बात करें, तो जो लता मंगेशकर हैं, इनको भी भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर जिनका निधन भी हो गया, जो कि पार्श्व गायिका थी, यानी सभी लोग लता मंगेशकर के बारे में जानते हैं। मंगेशकर जो है, तो लता मंगेशकर जो है साथियों, इनको कब मिला था भारत रत्न, तो इनको मिला था 2001 में। तो लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। और सत्यजीत रे के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी क्या चीज़ थे कि इनको 1992 में ही भारत रत्न प्राप्त हो गया था। और इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि कहाँ पर हुआ, गोवा में होगा। तो यह अवार्ड जो अभी इनको क्या है, कार्लोस सोरा को मिला नहीं है, यानी इनको दिया जाएगा। तो यह कहाँ पर दिया जाएगा, तो जो आपका होगा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ पर होगा, यह होगा आपका गोवा में। यह जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साथियों, यह हमेशा गोवा में ही होता है। तो गोवा में होगा, तो इसी जो जब गोवा में ये होगा कार्यक्रम फेस्टिवल, तो वहीं पर इनको यह जो है पुरस्कार, सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाएगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल होगा, यह कौन से क्रम का होगा, 53वें क्रम का होगा। अगर हम इसी के साथ बात कर लें साथियों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, यह किसको दिया गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो यह अभी जो हाल ही में 1-2 महीना हुआ होगा, तो किसको मिला था, आशा पारेख को। आशा पारेख को, इसको भी हमने अपनी करंट की क्लास में पढ़ाया था। तो आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। यह कौन से क्रम का पुरस्कार था, तो यह था 52वां क्रम का पुरस्कार था दादा साहेब फाल्के। अगर हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इतना आप समझ जाइएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, इसमें अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं, कौन कौन से अभिनेता जो सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं, तो इसमें चुने गए हैं अजय देवगन जो हैं आपके, अजय देवगन। और एक साउथ के हीरो हैं, उनका नाम है सूर्या। तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगर अजय देवगन की बात करें, तो अजय देवगन को तन्हा जी, इनकी एक मूवी आई थी तन्हा जी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। और अगर हम बात करें ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, यह कौन से क्रम का था, तो यह था 68वें क्रम का, 68वां क्रम का था। और अगर हम बात करें साथियों ऑस्कर अवार्ड की, ऑस्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड यह किस फिल्म को मिला था, तो यह एक मूवी थी जिसका नाम था कोड़ा। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया है, बस ऐसे यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं। तो आप लोगों की जो याददाश्त हो उसको ताज़ा करने के लिए, तो जो ऑस्कर अवार्ड था किस क्रम का था, यह 94वें क्रम का था, यानी 94th क्रम का था। और बात करें ग्रेमी अवार्ड किसको दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने। ग्रेमी अवार्ड जो होता है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है संगीत से संबंधित है। जो संगीत के लोग होते हैं जो गाना गाते हैं, उनको दिया जाता है, संगीत से संबंधित अवार्ड होता है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल, किस अभिनेता को जो है साथियों कि मरणोपरांत, यानी मरने के बाद जो है, किस अभिनेता को मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत कर्नाटक का जो है, कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक रत्न अवार्ड।
तो वह एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया अभी। काफ़ी नए नए हीरो थे। उनका नाम था पुनीत राजकुमार। साउथ मूवी के हीरो हैं पुनीत राजकुमार। तो इनको जो है कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा पुनीत राजकुमार को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। बढ़ेंगे साथियों आगे की तरफ, देखेंगे आगे क्या सवाल है। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है साथियों। तो भारत जो है इन दिनों जो है ना दुनिया में पहला इस्पात नहीं, पहला नहीं साथियों, दूसरे नंबर पर पहुंच गया है भारत इस्पात यानी स्टील के उत्पादन में। इस्पात बोले तो स्टील, तो स्टील के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अगर हम पहले स्थान की बात करें कि पहले पर कौन है, तो पहले पर जो है साथियों चीन है, और दूसरे पर जो है हम लोग आ गए हैं, दूसरे पर भारत पहुंच गया है स्टील उत्पादन में। तो अगर हम बात करें जो इस्पात बनाया कैसे जाता है, स्टील जो होता है कैसे उत्पादन किया जाता है, तो इसके लिए जो होता है लोहे की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और लोहे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कोयले की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो स्टील बनाने के लिए लोहे और कोयले की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इनके माध्यम से जो है इस्पात को बनाया जाता है। तो भारत दूसरे स्थान पर है और चाइना जो है पहले स्थान पर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना। किसने बताया है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश जहां पहले इस्पात का बड़ा आयातक था और वहीं अब निर्यातक देश बन गया है। सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राज्य सरकारों के इस्पात सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया, इत्यादि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है 150 मिलियन टन हो गई है, यानी हमारी जो उत्पादन थे 150 मिलियन टन बढ़ गया है। इस तरह से इस्पात उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है भारत के द्वारा। तो अगर हम बात करें साथियों इसके आगे, जैसे हमारे यहाँ इस्पात के कई कारखाने भी हैं। तो जैसे हमारे जो कारखाने, अगर हम बात करें बोकारो स्टील कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट या कारखाना, तो ये कहाँ पर है, बोकारो स्टील प्लांट, यह कहाँ पर पड़ेगा साथियों, यह आपका पड़ेगा झारखंड में। बोकारो जो है आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और झारखंड में यह जो बोकारो जो है स्टील प्लांट किसकी सहायता से अगर हम बात करें, तो यह जो है यूएसएसआर यानी रूस की सहायता से शुरू किया गया था। रूस के सहयोग से जो है बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया था। और अगर हम बात करें साथियों टिस्को का, टिस्को जो है आपका, यह भी स्टील प्लांट है टिस्को। तो यह कब हुआ था, यह 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पर पड़ेगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ेगा साथियों, जमशेदपुर पड़ेगा। जमशेदपुर जो कि आपका जमशेदपुर, यहाँ पर लिखने में गलती हो जा रही है, उस पर हम बोल भी रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जमशेदपुर जो कि आपका कहाँ पर पड़ेगा, झारखंड में, यहाँ भी पड़ेगा। तो झारखंड जो कि जमशेदपुर में पड़ेगा। और अगर इसकी बात करें, ये जो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लागू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया रूस के सहयोग से। और टिस्को जो है आपका यह पड़ेगा सांची, जो कि जमशेदपुर के झारखंड में पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, भिलाई कारखाना जो है आपका, भिलाई कहाँ पर पड़ेगा, भिलाई के बारे में बात करें तो यह आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो कि यह भी रूस की सहायता से चलाया गया था। और इसी के साथ अगर हम बात करें राउरकेला की, राउरकेला यह कहाँ पर स्थान पड़ेगा, यह पड़ता है आपका राउरकेला उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। ये जो प्लांट लगाया गया था यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, राउरकेला। और अगर इसी के साथ हम बात करें दुर्गापुर कारखाना जो है स्टील का, यह कहाँ पर पड़ेगा आपका, यह पड़ेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, जहाँ की ममता बनर्जी उप मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा जो है पूरी दुनिया में जो है फेमस है, दुर्गा पूजा वहाँ का, जिसको अमूर्त धरोहर के रूप में भी सूचित किया गया है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। और तो दुर्गापुर कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में है। यह किसके सहयोग से किया गया था, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा इसको। तो ये जो है यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर।
ये जो तीनों हैं, इन तीनों की अगर हम बात करें, ये यानी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये जो है आपकी जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना थी साथियों। उसके द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। अरे लॉन्च हम बार बार बोलते रहे, मतलब इनको स्थापित किया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये जो तीन कारखाने हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किए गए थे महालनोबिस मॉडल के आधार पर। और आगे देखते हैं, अगला सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी किया जाएगा स्थानांतरित। यानी जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट साथियों, उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। यानी पहले नैनीताल में हुआ करता था और अब उसे हल्द्वानी ज़िले में लाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें अपने यूपी की बात करें, तो यूपी में कहाँ पर है आपका हाई कोर्ट? हाई कोर्ट जो है कहाँ पर है? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद या प्रयागराज, तो प्रयागराज में है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो यूपी का है, तो इलाहाबाद में अगर इसके खंडपीठ की बात करें तो कहाँ पर है? इसका खंडपीठ जो है लखनऊ में है। तो इसका एक दूसरा खंडपीठ जो है लखनऊ में है। तो इसी प्रकार जो वहाँ का है उत्तराखंड का, तो वह नैनीताल में था, अब वहाँ से स्थापित किया जा रहा है हल्द्वानी ज़िले में। तो अगर हम बात करें साथियों, जो यह क्या नाम है, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड कब उत्तराखंड का गठन किया गया था? तो उत्तराखंड का जो है गठन कब किया गया था? सन 2000 में। सन 2000 में इसका गठन किया गया था और नवंबर महीने में, यानी जो यही नवंबर महीना चल रहा है, इसी नवंबर में इसका गठन किया गया था। यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग होकर के यह सन 2000 में अलग राज्य बना था, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। तो ये बात याद रखिएगा, जो कि अगर प्रश्न बन सकता है कि कौन सा राज्य है जो अपने हाई कोर्ट को स्थानांतरित किया है, तो वह है उत्तराखंड। या ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो है नैनीताल से कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आंसर बनेगा आपका हल्द्वानी में। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो है सीएम इस समय कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं इस समय कौन है सीएम, तो यहाँ के हैं जो है पुष्कर धामी जो है मुख्यमंत्री हैं, जो कि अपनी ही सीट हार गए थे चुनाव में। तो फिर से इनको बनाया गया है, ये अपनी ही सीट नहीं जीत पाए थे, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं। तो पुष्कर धामी ऐसे हैं। तो अगर हम बात करें साथियों, उत्तराखंड की जो राजधानी है वह तो आप लोगों को पता होगा देहरादून है। लेकिन यहाँ की एक राजधानी और है ग्रीष्मकालीन, यानी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई है वहाँ की, क्योंकि वहाँ सर्द मौसम होता है। तो ग्रीष्मकालीन यहाँ जो है गैरसेंण एक स्थान है, गैरसेंण, वहाँ पर बनाया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी। और अगर हम बात करें साथियों कि उत्तराखंड जो है किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो उत्तराखंड में कौन सा हिमालय पाया जाता है? उसका नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में पड़ने वाला हिमालय का कौन सा भाग है, जिसका नाम है कुमायूं हिमालय। इसके बीच में दो नदियाँ पाई जाती हैं। दो नदियाँ हैं, एक का नाम है सतलुज नदी, और दूसरी पड़ेगी आपकी जिसकी नाम है काली नदी। तो यहाँ पर दो नदियाँ पाई जाती हैं, सतलुज और काली नदी। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीट कितनी है उत्तराखंड में, जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर भी चुनाव हुआ था, यानी अप्रैल 2022 में, मार्च के महीने में चुनाव हुए थे जो 5 राज्यों में, तो उनमें से जो है आपका उत्तराखंड भी था। तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें जो हैं 70 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ की जब से इसका 2000 से यानी आज 22 साल हो गए, तो 22 सालों में यहाँ पर पहली महिला स्पीकर कोई नहीं बनी थी। इस बार जो पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार, उसमें पहली महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड की। पहली महिला जो स्पीकर हैं उनका क्या नाम है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पीकर बनी है, उनका नाम है साथियों रितु खांडेरी, जो कि वहाँ की पहली महिला स्पीकर बनी है। विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खांडेरी बनाई गई है। और अगर हम बात करें साथियों, कुछ अलग से बात कर लें अलग सी चीज़ों के बारे में, तो जैसे अगर हम कहें कि जो है
पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बनी है? पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, एच से हम लिख दे रहे हैं, इससे आप लोग समझिए हाई कोर्ट। तो जो पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है वह कौन सा बना है? वह है केरल। केरल जो है आपका पहला पेपरलेस हाई कोर्ट है साथियों। तो केरल के बारे में हमने जाना, केरल जो है पहला पेपरलेस हाई कोर्ट है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? उनका नाम क्या है? और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट को हम एस और सी से दर्शा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके बारे में आप लोग हमें बताइए। और अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन पहली थी, यहाँ पर हम बात करें महिला मुख्य न्यायाधीश, एक होते हैं केवल न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। जैसे अभी आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इसके अभी हाल ही में रिटायर हुए जो हमारे जज हैं, उनका नाम क्या था? यू ललित। और इनके स्थान पर बने हैं कौन बने हैं? कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। तो जो यू ललित हैं, ये अपने पद से रिटायर हुए हैं और उनके बाद ये जो है अपने पद पर ज़्यादा दिन नहीं रहे, लगभग 70-75 दिन रहे होंगे। तो यू ललित कम दिनों के लिए रहे और इनके स्थान पर अब उनका स्थान लिए हैं, जो कि कौन है उनका कमेंट में बताइएगा। और अगर हम बात करें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है साथियों लीला सेठ। लीला सेठ जो हैं पहली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आज तक अभी कोई नहीं बना है। जैसे इसका हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़ ये बने हैं जो है मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार से अभी महिलाओं में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लेकिन अगर हम बात करें महिला न्यायाधीश, केवल महिला न्यायाधीश जो है, महिला न्यायाधीश पहली की बात करें तो पहली जो थी महिला न्यायाधीश वह थी साथियों फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी, फातिमा बीबी इनका नाम था, पहली महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, पहली महिला न्यायाधीश उनका नाम था फातिमा बीबी। और अगर वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में जो है साथियों 4 महिलाएं हैं, 4 महिला न्यायाधीश हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश आज तक सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई नहीं बना। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है लीला सेठ रह चुकी हैं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट की लीला सेठ हैं। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, जो हाई कोर्ट हमारे होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, इनके जो न्यायाधीशों की जो है आयु, मतलब रिटायर होने की, जो सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी होती है, तो रिटायर्ड होने की आयु इनकी क्या है? तो जो हाई कोर्ट के होते हैं उनकी उम्र है साथियों 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष की आयु में, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 65 वर्ष निश्चित की गई है। तो यानी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारे हाई कोर्ट है, यानी जो उच्च न्यायालय है, उसकी जो रिटायर होने की न्यायाधीशों की आयु है वह 62 वर्ष है, और जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है 65 ईयर है। तो इस प्रकार से साथियों हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया। और जैसे अगर हम बात करें हाल ही में सबसे नया जो है कौन सा हाई कोर्ट का गठन किया गया है, तो जो अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट जो है सबसे नया हाई कोर्ट है जिसका अभी हाल ही में गठन किया गया, जिसके साथ हाई कोर्टों की संख्या देश में कितनी हो गई है? 25 वर्तमान समय में हाई कोर्ट है। तो साथियों हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज बस इतना ही, देखते रहिए वीडियो, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।